दो ही मुस्लिम दुनिया की आर्मी है जो स्ट्रांग है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। पहली आर्मी पाकिस्तान की, दूसरी टर्की की। इंडिया जो है हमने देखा कि अभी भी जो है लफ्ज़ों की हद तक ही है, क्योंकि हमने बैटल ग्राउंड के अंदर साबित कर दिया। चाइना ने ईरान का साथ तो नहीं दिया, वेनेजुएला का दिन नहीं दिया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान नो डाउट उनका मोर्चा है। और हमने साबित किया दुनिया को कि जो परसेप्शन बनी हुई है उसको दोबारा से रिविजिट करें। ईरान ने कैटेगोरिकली कह दिया अगर उन पे अटैक किया गया तो ये वॉर डिक्लेयर होगी है। वहाँ पे इसराइल की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, मुनज़्ज़म अटैक किया गया अमेरिका इसराइल की तरफ से, तो उसके बावजूद उन्होंने सस्टेन किया। अमेरिका इस चीज को समझता है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। नाइजीरिया के पास हमारे ये JF-17 थंडर है, क्योंकि ये लाइट वेट है, ऑल वेदर के अंदर मल्टी रोल प्ले करता है, ये जासूसी भी कर सकता है, बैटल ग्राउंड के ऊपर भी इंगेज उसे हम कर सकते हैं। नेतन्याहू पिछले 16 साल से कोशिश कर रहा है कि अमेरिका किसी तरीके से ईरान पे अटैक करे। डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन अभी लिया है वेट एंड सी का, इस पे भी इजरायली जो है नाखुश है। खित्ते में सिर्फ एक ही कंट्री है जो आपको सफारती तन्हाई का इस वक्त सामना करता नजर आता है, और उसका नाम है इजराइल। डोनाल्ड ट्रंप शायद नेटो को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये अटैक करते हैं तो नेटो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, क्योंकि उसकी जो प्रोविजन है आर्टिकल 5 वो इन्वोक होगी, और वो क्या कहती है, एन अटैक ए सिंगल कंट्री इज डीम्ड टू बी अटैक्ड ऑन द होल कॉन्टिनेंट। अभी तो ना ग्रीनलैंड उनका पार्ट बनना चाहता है और ना डेनमार्क है। दोनों ने कैटेगोरिकली बता दिया हम अपनी आज़ाद खुद मुख्तार जो सालमियत है उसे बरकरार रखना चाहते हैं। अमेरिका ग्रीनलैंड को नक्शे से ज्यादा रिडार पे देखता है। सोमाली लैंड की वजह से सोमालिया ने यूएई के सफीर को मुल्क बदर कर दिया और उन्हें निकाल के मुआहदे खत्म कर दिए हैं। दूसरी तरफ रूस का भी ये कहना है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड हथियाना चाहता है तो फिर हम तो बड़े फेयर हैं कि हमारे पड़ोस के अंदर भी नेटो क्या कर रहा है, इसीलिए हम भी यूक्रेन लेना चाहते हैं। उधर चाइनीज भी ये आर्गूमेंट लेके आए हैं कि हम भी ताइवान इसी तरह से लेना चाहते हैं। तो दुनिया के अंदर खुद मुख्तारी के असूल जो है उनका एक इम्तिहान होने जा रहा है। अगले 3 साल जो डोनाल्ड ट्रंप के हैं बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। 7 मुल्कों को अटैक कर चुके हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला के बन गए हैं, गजा पीस बोर्ड के सदर बन गए हैं, और उसका मेंबर बनने के लिए कह रहे हैं $1 बिलियन दो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो डोनाल्ड ट्रंप को इजाजत देता है कि वो अपनी फोर्सेस किसी मुल्क में उतार सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें कोई परवाह नहीं, वो कहते हैं मुझे इंटरनेशनल लॉ की परवाह नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फूड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ग्रीनलैंड पर इस वक्त हमला करने की बातें की जा रही हैं। एक जानिब नेटो है, एक जानिब अमेरिका है, एक जानिब चाइना है, दूसरी जानिब रशिया भी है। नाज़रीन, ग्रीनलैंड की सिचुएशन बड़ी तेजी से तब्दील भी हो रही है। सवाल ये है, ग्रीनलैंड पर कब्जा कौन हासिल करेगा, या फिर ग्रीनलैंड एक खुद मुख्तार रियासत ही रहेगा? बड़े सवाल हमारे जहनों में आ रहे हैं। ग्रीनलैंड के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से तमाम तर दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं वो ग्रीनलैंड हासिल करने की दौड़ में इस वक्त लग चुकी है? तो उन तमाम तर सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आज हमारे साथ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर उस्मान शाहिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, पहले तो बताइए, ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस के हवाले से क्यों इतना इम्पोर्टेंट ग्रीनलैंड अब करार दिया जा रहा है? क्या पहले इंपॉर्टेंट नहीं था? नहीं, इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट। ये हमेशा से उतना इम्पोर्टेंट ही था, और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकन सदर हैं कि जो इसे खरीदने की बात कर रहे हैं। 4 अमेरिकन सदूर इसे खरीदने की बात कर चुके हैं। 1867 के अंदर जो हैं एंड्रयू जॉनसन वो कह रहे थे कि उन्होंने खरीदना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वुड्रो विल्सन इसके खरीदार थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हैरी ट्रूमैन करते हैं, उसके बाद आइजनहावर 1955 में बात करते हैं, लाखों डॉलर देने को तैयार थे। और यहाँ आप अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि ये पहला मौका नहीं है कि अमेरिका किसी अपना इस तरह के हिस्से को या रियासत को खरीदने की बात कर रहा है। 40% अमेरिका जो है वो ज़रूरत के तहत खरीदा गया। लुजियाना स्टेट इन्होंने फ्रांस से खरीदी। आपने फ्लोरिडा का नाम सुना होगा, जी, जी। ये स्पेन से खरीदा गया। आपने अलास्का का सुना होगा, ये 1867 में $7.2 मिलियन दे के रशियन एम्पायर से खरीदा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप हिस्टोरिकल जो अपना पर्सपेक्टिव है वो जानते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उस ज़माने में जो ये खरीदारी हुई वो कॉलोनियलिज्म का दौर था, नौबादियाती निज़ाम था। विल ऑफ द मेजॉरिटी जो है उस वक़्त नहीं थी, सॉवरेनिटी का, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था। लेकिन आज की दुनिया में हालात मुख्तलिफ हैं। ये चारों जो मैंने रियासतें आपको बताई ये कानूनी मुआहदों के तहत थीं, लेकिन अभी तो ना ग्रीनलैंड उनका पार्ट बनना चाहता है और ना डेनमार्क है। दोनों ने कैटेगोरिकली बता दिया हम अपनी आज़ाद खुद मुख्तार जो सालमियत है उसे बरकरार रखना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ट्रिक से बाज नहीं आते। उन्होंने 57,000 लोग टोटल रहते हैं वहाँ के ऊपर, बड़ी कम आबादी। बहुत कम आबादी है। तो उन ग्रीनलैंडर्स को कहा है कि हर बंदा एक $10,000 से $1,00,000 ले ले और अमेरिका में शामिल हो जाए। उसके बावजूद
उन्होंने इनकार कर दिया। अमेरिका का सिटीजन बन जाए, ग्रीनलैंड छोड़ दे, हमें दे दे। बिल्कुल 10,000 से $1,00,000 तक है। ये डोनाल्ड ट्रंप उन्हें दे रहे हैं, अपना क्या कहते मुआवजा हैं, दे रहे हैं, मुआवज़ा दे रहे हैं या छोड़ दे। लालच दे रहे हैं उन्हें, अगर हम बेहतर वर्ड ये यहाँ के ऊपर होगा। लेकिन ग्रीनलैंडर्स जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं हैं। उन्होंने कहा अगर हमारे एग्जिस्टेंस की कोई सूरत है तो वो उसी सूरत में है कि हम डेनमार्क का पार्ट रहें। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने देखा होगा उनके वज़राए ख़ारजा जो हैं जेडी वैंस को अभी 3 दिन पहले मिले हैं व्हाइट हाउस के अंदर, और उन्होंने कैटेगोरिकली इस चीज़ को कहा है कि वी डोंट वांट टू बी इंटिमिडेटेड और अपना थ्रेटन्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप है, कि बार-बार डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ का ज़िक्र करते हैं। याद रखें ये तनाज़ा अब सफारती नहीं रहा, इससे कहीं आगे चला गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने लफाजी की बजाय उन 8 मुल्कों पे इंक्लूडिंग डेनमार्क 15 से 25% जो है टैरिफ लगाने की ना सिर्फ धमकी दी है बल्कि 1 जनवरी से इम्पोज कर दिया गया। डेनमार्क की वजीर आजम का बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाली भी देते हैं खड़े होकर वो ट्रंप को कि तुम्हें तुम्हारी जबान में समझाता हूँ। इतना मतलब गुस्सा उनके अंदर जी डेफिनेटली कि डेफिनेटली, क्योंकि वो देखते हैं कि जिस तरह कराकस से आधी रात को सोए हुए सदर को उठा के वो ले गए हैं, और उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को हम मजीद जो है मज़का हेज़ करार नहीं दे सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो कर सकते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे, ईरान से मुतल्लिक है। ईरान अल्ट्रा कॉन्शियस है कि डोनाल्ड ट्रंप कह तो रहे हैं कि अभी वहाँ कत्लेआम नहीं हो रहा, लेकिन यू नेवर नो, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जो है मुज़ाकरात की बात करके दूसरी तरफ से आ जाते हैं। ये मैडमैन थ्योरी है, ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक उनके रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं टैरिफ लगाना, और वो भी हलीफों पे। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने हलीफों को परेशान किया है। जो अमेरिका के दोस्त समझे जाते हैं उन पर सबसे ज़्यादा उन्होंने किया। भारत एग्जाम्पल है, हमारे से 29 से 19% कर दिया, उधर 25 से 50%। 50% कर दिया। कनाडा के साथ उसे अनेक्स करने की बात की कि हम इसे हथिया लेंगे। अभी हम देखते हैं कि यूरोप को एक वाहिद मौका नहीं, बारहा उन्होंने पहले दौर में भी और अभी भी बात की कि ये सोशलिज्म की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की, सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जबकि सारा खर्चा जो है वो हम लोग कर रहे हैं, और हम इन्हें आके क्यों डिफेंड करें। वो बात करते हैं यूक्रेन के ऊपर, देख लें उन्होंने फंडिंग जिस तरह कट कर दी है, और यूरोप इस वक्त टेंशन में, पैनिक मूड मेरे ख्याल में ज़्यादा मौसर वर्ड है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपीज़ करने की और उनकी खुशामद करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर भी उन्हें बुली करने पे उतरे हुए हैं। और मेरे ख्याल डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई, आप कह सकते हैं, नाज़ेबा या डेरोगेटरी टर्म्स इस्तेमाल की हैं यूरोप की जो पावर्स हैं उससे मुतल्लिक, बल्कि अभी उन्होंने परसों जो बात की है मेरे ख्याल में वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है उसके ऊपर डेनमार्क जो है उसने गुस्सा किया है। उन्होंने कहा इनके पास रशिया और चीन से बचने के लिए डॉग स्लेड्स हैं। आपने देखा होगा वो बर्फानी जगह के ऊपर वो एक व्हीकल है जो रनर पे चलती है, उसके पीछे कुत्ते उन्होंने कहा इनके पास सिर्फ 2 ही हैं अपनी दफ़ा करने के लिए। तो इस हद तक अग्रेसिव हुए हुए हैं कि यूरोप ने, आपको पता होगा, बेशक टॉन्ट कर रहे थे। टॉन्ट कर रहे थे कि भाई तुम खुद को बचा कैसे सकते हो। और उसके बाद चंद यूरोपियन कंट्री ने, आपको पता होगा, स्पेशली फ्रांस इस वक्त लीड ले रहा है, यूके जो है वो बहुत फूंक-फूंक के कदम रख रहा है, वहाँ पे ट्रूप्स अपने उतार दी हैं। बेशक उनके नंबर बहुत कम है, लेकिन एक जेस्चर के तौर के ऊपर है। यहाँ पे हम नाज़रीन को ये भी बता दें कि नेटो का पार्ट है अमेरिका। 80 साल हो गए हैं इस ट्रांस अटलांटिक अलायंस को। वैसे यही मैं पूछने वाला था। 1949 में सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया गया था ये महाज़ है, और 30 तो उनके पहले वहाँ के ऊपर अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के। पिछले, अगर हमने सर्द जंग का बात करें, वैसे तो अभी सर्द जंग जो है वो सर्द खित्ते में होने जा रही है, लेकिन 50 साल तक तो 30 अमेरिका के अपना सॉरी वहाँ पे अड्डे थे, और अभी भी मिलिट्री जो उनकी इंस्टॉलेशन है उन पे उन्होंने खुद बंदे काम किए हैं। डेनमार्क कह रहा है कि आपको अड्डे चाहिए ना, कि आपको थ्रेट है रशिया की तरफ से, तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन खरीदारी की बात और फिर बुली करना और हर सूरत में कहना कि मैं ले लूँगा और उसके लिए मैं इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, तो मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल सूरत हाल इस वक्त जो है वो है यूरोप की। आर्कटिक में, ग्रीनलैंड में बर्फ़ भी पिघल रही है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के दरमियान बर्फ़ जम रही है। अब देखते हैं कि हालात मामलात किस तरफ जाएंगे, लेकिन ये बात श्योर है, अगर कोई भी एस्केलेशन होती है जिसमें हथियारों का इस्तेमाल होता है या सिक्योरिटी मामलात होते हैं, तो उसमें अमेरिका का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है, यूरोप के ऊपर है। हाँ, एक चीज़ उन्होंने की है और आज की ही खबर है, उनका एक इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें एंटी कोर्जन इंस्ट्रूमेंट ACI, उसके तहत बिग बजूका, वो बड़ा हथियार होता है, और वो कौन सा हथियार है, वो है इक्तसादी पाबंदियों का। 93 बिलियन
पाउंड की जो गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि यूरोप से मुतल्लिक हैं अमेरिका की, उन्होंने कहा हम उन्हें अंडर रिस्ट्रिक्शन लेके आ जाएंगे, उनके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ की कंपनी का शेयर नहीं अमेरिकन खरीद सकते हैं, उसके साथ कोई उनके साथ मुआहदे नहीं कर सकते सरकारी तौर के ऊपर। और ये 2023 में सिर्फ इसीलिए बनाया गया था कि कोई कंट्री अगर यूरोप से मुतल्लिक ऐसी पॉलिसी अपनाता है जो इनके मफाद को डैमेज करती है, तो उसका बाजू मरोड़ने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और ये पॉलिसी बनाई गई थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, लेकिन अब ये इस्तेमाल होने जा रही है अमेरिका के लिए। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को किस हद तक आगे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी दोराहे पे खड़ा कर दिया यूरोप को। एक तो 80 साल की जो रिलेशनशिप है अपना, इट्स बिन पुट टू टेस्ट। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया है, असल में मेरा जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, डोनाल्ड ट्रंप एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। यूरोप उन्हें घसीट के लेके आना चाहता था यूक्रेन के मसले पे कि हमारा साथ दें। डोनाल्ड ट्रंप शायद नेटो को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये अटैक करते हैं तो नेटो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, क्योंकि उसकी जो प्रोविजन है आर्टिकल 5 वो इन्वोक होगी। और वो क्या कहती है, एन अटैक ए सिंगल कंट्री इज डीम्ड टू बी अटैक्ड ऑन द होल कॉन्टिनेंट। लेकिन उसमें कोई क्लॉज ऐसी नहीं जब शामिल कोई कंट्री दूसरे कंट्री को अटैक करे। और अगर अटैक लॉन्च होता है तो फिर नेटो का तो मुस्तकबिल जो है वो कंप्रोमाइज हो गया हुआ है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप बचने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस महाज को खोल के वो यूक्रेन वाला कजिया जो है उससे जान छुड़ा लूंगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी हरकत कर रहे हैं जो जवाब फराहम कर रही है किसको, चीन को और रूस को। उनका मानना ये है कि ग्रीनलैंड उस जगह का है जिस जगह के ऊपर खड़े होके हम निगरानी करना चाहते हैं। उन्होंने बड़ा मजबूत वहाँ पे जो है अपना रडार सिस्टम नस्ब किया हुआ है, क्योंकि अमेरिका ग्रीनलैंड को नक्शे से ज़्यादा रडार पे देखता है। अगर स्ट्राइक लॉन्च होती है तो एक बेल कर्व बनेगी है, और उस बेल कर्व के अंदर सिर्फ ग्रीनलैंड है जो रशिया से आने हुए अटैक को पहले देखेगा। अमेरिकन वहाँ पे खड़ा हो के उस 1-2 मिनट का जो फासला है उसको जल्दी जो है माइलेज को गेन करना चाहते हैं, ताकि रिटेलिएटरी जो एक्शंस हैं वो जल्दी ले सकें। दूसरी तरफ रूस का भी ये कहना है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड हथियाना चाहता है तो फिर हम तो बड़े फेयर हैं कि हमारे पड़ोस के अंदर भी नेटो क्या कर रहा है, इसीलिए हम भी यूक्रेन लेना चाहते हैं। उधर चाइनीज़ भी ये आर्गूमेंट लेके आए हैं कि हम भी ताइवान इसी तरह से लेना चाहते हैं। तो दुनिया के अंदर खुद मुख्तारी के असूल जो हैं उनका एक इम्तिहान होने जा रहा है इसी ग्रीनलैंड के अंदर है, क्योंकि ग्रीनलैंडर चाइना के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आगे हम फर्दर इसके ऊपर बात करेंगे तो तफसील से। लेकिन ये एक तिजोरी है जवाद, और इस तिजोरी की चाबी वो बिल्कुल इन्हें हैंड ओवर नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे जो मिनरल्स हैं, अभी जो रिकॉर्डेड मिनरल्स हैं उसके अंदर 13% दुनिया का दरियाफ्तशुदा तेल यहाँ पे पड़ा हुआ है, 30% यहाँ पे गैस पड़ी हुई है, और बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं माहौलियाती आलूदगी क्या है। वो निकल तो गए हैं यूएनएफसीसी से, फ्रेमवर्क जो है क्लाइमेट चेंज का, लेकिन ये माहौलियाती तब्दीली डोनाल्ड ट्रंप को फेवर कर रही है। और वहाँ पे जो मिनरल्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, जो अपना रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, वहाँ पे निकल है, वहाँ के ऊपर यूरेनियम है जो कि डाटा केबल्स में इस्तेमाल होता है, जो सेलुलर फ़ोन में इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल होगा। उसके अलावा एआई के अंदर बड़ा कारआमद हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप का गोल्डन जो वो बनाना चाहते हैं, आयरन डूम जिसकी बात करते हैं, बड़ा ताकतवर, उसके लिए भी वो जो हैं वो रिजर्वायर जो है एनर्जी की उसे एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। अब एक तरफ इनका ये स्टेक्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप इसे आप सोचे मल्टी एंगल के साथ इंगेज करना चाहते हैं। एक लोकेशन की वजह से उन्हें लगता है कि बर्फ पिघलेगी तो रास्ता बनेगा तिजारत का। तिजारत का उन्हें लगता है रूट कि हाँ ये पनामा का रूट बनेगा और चाइना और रशिया इसको ज़्यादा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बेहतर है हम पहले चले जाएं हैं। और फिर वो कौमी सलामती की बात भी करते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये जो है हर लिहाज से अमेरिका को और उनके इंटरेस्ट को सर्व करेगा। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे रशिया की। रशिया आर्टिक आर्कटिक रीजन जो है, ये जो नॉर्थ पोल है शुमाली, उसका 53% साहली पट्टी उसके पास है, उसकी मलकियत है। उसके 50 से ज़्यादा उसने बहरी अपने जो वहाँ के ऊपर आप कह लें कि नेविगेशन थी है, अड्डों की सूरत में उसे एक्टिव कर दिया है। जो कोल्ड वॉर का ईरा था उसके बाद है। और वो कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ने उन्हें मुतहरिक कर दी है। वो भी उस सिस्टम का पार्ट बनने की कोशिश भरपूर तरीके से कर रहे हैं। आर्टिक पे एक्टिव आर्कटिक पेस्ट हाँ एक्टिव हो चुके हैं और स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन चाहते हैं वहाँ के ऊपर है। ये रशिया का बड़ा वहाँ के ऊपर इंटरेस्ट है। दूसरे एंड के ऊपर क्योंकि वो करीब पड़ते हैं, ठीक है। और दूसरे एंड के ऊपर हम देखते हैं चाइना। चाइना बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ के ऊपर गेम खेल रहा है। वो कह रहा है कि हम आर्कटिक के करीब रियासत है, इसलिए हम भी यहाँ के मामलात में स्टेक होल्डर है। रीज़न क्या है? वो कहते हैं क्लाइमेट का कोई मसला आता है, हमारी मईशत, हमारी तजारती रूट जो हैं उनके डैमेज होते हैं, और क्लाइमेट का एक हैज़र्ड है जो हम फील करते हैं। उन्होंने वहाँ पे बर्फ़ तोड़ने वाले
आइस ब्रेकर कैरियर बढ़ा दिए हैं, उनकी जो बड़े-बड़े शिप्स हैं वो वहाँ पे जाके आइस को तोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने जो वहाँ पे रिसर्च स्टेशंस खोले हैं जिसे अमेरिका शक की नज़र से देखता है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस चाइनीज़ भी अपना बढ़ाना चाहते हैं। तो चाइना यहाँ पे बेल्ट रोड इनिशिएटिव का आर्कटिक वर्जन लेके आना चाहता है। उसे पता है ये रूट जो है यूरोप और एशिया के दरमियान फासले को कम कर देगा। तो उनके भी स्टेक्स यहाँ के ऊपर हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन अगर अभी आप बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो पिक्चर पेश करते हैं उसके अंदर रशिया और चाइना उस तरीके का फॉर्मिडेबल थ्रेट उन्हें नहीं दे रहे। लेकिन जब मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक वक्त में कई महाजों को एंगेज करने के माहिर हैं। उन्हें पता है प्रिस्टीन फाइल खुली हुई है वहाँ के ऊपर है, उससे डिस्ट्रैक्शन करने के लिए भी यहाँ के आगे अब यहाँ पे आगे हुए हैं। वेनेजुएला की कोई बात नहीं कर रहा, अब सारा जो है अटेंशन शिफ्ट हो चुकी है इस तरफ है। एक गजा पीस प्लान गजा पे उन्होंने बीच में छोड़ हाँ दिया। शोशस नेतन्याहू बीच में उसको रिजेक्ट कर रहे और साल पाकिस्तान को दावत दे और साल में 8 जो 7 मुल्कों को अटैक कर चुके हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला के बन गए हैं, गजा पीस बोर्ड के सदर बन गए हैं और उसका मेंबर बनने के लिए कह रहे हैं $1 बिलियन दो। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। अगले 3 साल जो डोनाल्ड ट्रंप के हैं बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ना उनके इत्तेहादी सुकून में है और ना उनके जो हैं मुखालिफिन है। लेकिन मुखालिफिन में चाइना और रशिया को एज सच डोनाल्ड ट्रंप ने चैलेंज नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने चाइना के जो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसे डैमेज करने की कोशिश की है। वैसे चाइना और रशिया का भी हमें वो रोल उस तरीके से नजर नहीं आया जब वेनेजुएला पर हमला किया था। मेरे ख्याल में हमें वो देखना चाहिए, वो तो ईरान के ऊपर खामोश है, ईरान के जो ऊपर भी चुप का रोज़ा रखा हुआ है उन्होंने। नहीं। हाँ, ईरान उनके करीब है, उनका रीजन के अंदर एक बड़ा अलाय है। उसको देख के मुझे लगता है कि अपना चाइना जो है, जो कि असर्ट करता है। इसी सितंबर में आपने देखा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, किस तरह से वो अपने वेपन्स को डेमॉन्स्ट्रेट दुनिया में कर रहे थे, परेड हो रही थी। तो लग तो ये रहा था कि चाइना अपने दांत दिखाएगा, लेकिन चाइना ने लफाजी जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं किया। रशिया की बात हमें समझ आती है, वो यूक्रेन में पहले एंगेज हैं, वो साइमल्टेनियसली दूसरा महाज उस तरह नहीं खोलना चाहते। लेकिन ईरान के मामले के अंदर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो सैनिटी का, समझदारी का सबूत दिया है, वो मिडल ईस्ट की पावर्स ने दिया है। ये वही पावर्स हैं जो कभी ईरान की दुश्मन थी और इसे गिराना चाहती थीं, लेकिन अब उन्हें समझ आ चुकी हुई है, पर्टिकुलरली सऊदी अरब की मैं बात यहाँ के ऊपर करूँगा और कतर की है, कि उन्हें पता है कि अगर रीजन के अंदर कोई गवर्नमेंट भी डिस्टेबलाइज होती है तो उसका फॉल आउट जो है वो पूरे खित्ते के ऊपर आएगा। 9 करोड़ आबादी है, अगर यहाँ पे सिविल वॉर होती है जिस तरह अमेरिका थ्रेट करता है डिकैपिटेट करने की आयतुल्लाह अली खामनाई को है, तो वहाँ शोरश के नतीजे में बॉर्डर स्पिल ओवर करेंगे। तो जो रेफ्यूजी हैं, कोई सुन्नी वर्ल्ड लेगी किसी एक सीरियन ईरानी रेफ्यूजी को, किसी शिया को? इन्होंने तो सीरियन रेफ्यूजी नहीं लिए, अगर आपको पता हो। तो मेरे ख्याल में उन्हें इस चीज़ का पता है कि इर्द-गिर्द की कमज़ोर रियासतें उनके मफाद में नहीं। इसीलिए सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की मिलके सीरिया को दोबारा से खड़ा करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज़ चाहते हैं। किसके मफाद में है? इज़राइल के मफाद में है कि पड़ोस की तमाम रियासतें कमज़ोर हो जाएँ, डिस्टेबलाइज़ हों, बॉर्डर इनके पोरस हों, बॉर्डर स्टेबल उस तरीके से ना हो, सिस्टम जो है वो इनस्टेबल हो, पोलराइज़ेशन हो वहाँ के ऊपर और इंस्टीट्यूशनलाइज़ ना हो। इदारा जाती जो ढांचा है, रियासती ढांचा, उसे कमज़ोर करने की जो है उनकी नीयत है। यहाँ पे हम व्यूअर्स को और बता दें कि ये सारी चीज़ उनका एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है। जवाद 1950 में उनका पॉलिसी फ्रेमवर्क था पेरिफेरी डॉक्ट्राइन, कि अभी तमाम अरब वर्ल्ड जो है अरब नेशनलिज्म के नाम पे हम पे अटैक कर रही है। इन्होंने इथियोपिया, टर्की और ईरान से, तब रज़ा शाह पहलवी की गवर्नमेंट थी, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर किए। फिर आगे हम देखते हैं वही पॉलिसी अब क्या किया है, उसे रिवर्स कर दिया। अब खित्ते में तमाम मुल्कों को कह रहे हैं हमें एक्सेप्ट करें इब्राहिम अकॉर्ड के तहत, और दूसरी तरफ जो है वो ईरान को डैमेज करने के ऊपर आए हुए हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया, कतर ने डैमेज कर रहे हैं, सूडान को डैमेज कर रहे हैं, और यमन को और उसकी 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 मैडनेस की समझ आती है। सूडान को डैमेज कर रहे हैं जिसके अंदर आरएस जो उनका है, वो जो रैपिड अपना सपोर्ट फोर्सेस है, ये वो फोर्सेस हैं जिनके ऊपर अपना यूएई जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और पाकिस्तान जो सूडान की आर्मी है उसे वेपन सप्लाई करना चाहता है जिन्हें सऊदीज़ हमायत हासिल है। अब याद रखें, अगर आपने उस दिन हमारी बात हो रही थी, सूडान की लोकेशन जिबूती इरिट्रिया के दरमियान के अंदर है, वो बाबुल, हाँ अगर आपको पता है वो जो रेड सी और रेड सी गल्फ के, हाँ बिल्कुल है। और वो नहीं चाहते बाबुल मंदब वहाँ के ऊपर बंद हो, क्योंकि इनकी इलात जो एक बंदरगाह है वो उसके ऊपर है। इनकी गैस वहाँ से आती है, तवानाई के ट्रेड रूट है उनका, उसके लिए वो चाहते हैं कि यहाँ पे मामलात को मैनेज करें। आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले
जो एसटीसी पे अटैक लॉन्च हुआ था सऊदी अरब की तरफ से है, वो सदर्न जो सेपरेटिस्ट थे, ट्रांजिशनल जो गवर्नमेंट है जिसको यूएई ने सप्लाई की थी गाड़ियाँ, जिसको अटैक किया गया, उसके अंदर भी इज़राइल इन्वॉल्व्ड है। इज़राइल चाहता है कि वहाँ के ऊपर जो जनूबी हिस्सा है, उसकी बंदरगाहों पे यूएई का कंट्रोल रहे, ताकि उसकी तरफ से वहाँ के ऊपर हम मनूवर करें। आपको याद होगा इन्होंने सोमालीलैंड को तस्लीम किया। सोमालीलैंड की वजह से सोमालिया ने यूएई के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया और उन्हें निकाल के मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ये कनेक्शन जो है काम कर रहा था यूएई का और उनका। और जो अभी बात हमने की है आरएसएफ की है सूडान के अंदर, उसके पास भी जो जासूसी के वेपन हैं वो भी इज़राइल के दिए हुए हैं। तो इज़राइल जो है वो जो बहरी पॉइंट्स हैं, वाटरवेज़ हैं, जो चोक पॉइंट हैं, और याद रखें ये बाबुल मंदब यहाँ से जो है रेड सी, ये जाके टच करता है किसे? सुएज़ कनाल को करता है। तो वो एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर चाहते हैं कि इन चोक पॉइंट्स पे अपना कंट्रोल अगर खुद नहीं कर सकते तो यूएई को एक इस्तेमाल करें। और याद रखें ये वो सूडान है जो 2020 में इन्हें तस्लीम करना चाहता था इब्राहिम अकार्ड के तहत। वो तो शोरश की वजह से वहाँ पे मामलात उस तरीके से सेटल नहीं हो पाए। खित्ते में सिर्फ एक ही कंट्री है जो आपको सफारती तन्हाई का इस वक़्त सामना करता नज़र आता है, और उसका नाम है इज़राइल। क्योंकि इज़राइल को लेके जो वो एक्सेप्टेंस का मूवमेंट था कि जनाब इनको तस्लीम कर लिया जाए है, वो अब्राहमिक मूवमेंट जो है फिज़ल आउट हो चुका हुआ है। अब पूरे अरब वर्ल्ड में कंसेंसस जनरेट हो रहा है, जिसमें ईरान उस पॉलिसी को टोक कर रहा है जो टर्की और सऊदी अरेबिया सूडान में कर रहे हैं, जो सोमालिया में कर रहे हैं। अब वहाँ पे भी एक सैनिटी प्रिवेल कर रही है कि हमें ब्रॉडर पिक्चर को देखना है, नैरो जो है टनल विज़न के साथ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना। आप देखें ईरान के अंदर जितने प्रोटेस्ट हुए, सऊदी अरब की कोई कंडेमनेशन नहीं आई। उन्होंने स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन की है, मॉरल रेटरिक नहीं किया, इंसानी हकूक़ की उस तरह से बात नहीं की है। और इसी तरीके से कतर हो गया, तमाम इर्द-गिर्द की रियासतों ने अमेरिका को कहा, आपके दोनों बहरी बेड़े, वो एक कैरिबियन के अंदर है, जेरल्ड फोर, और दूसरा जो है वो मगरबी साहिल पे बंदरगाह में चला गया वापस वाशिंगटन डीसी में। तो बहरी बेड़े तो मौजूद ही नहीं, तो एयरक्राफ्ट कैरियर से कैसे जहाज़ उड़ा के उन्हें अटैक करेंगे? और अगर आपने हमारे जो कि उनकी मिलिट्री बेसिस हैं, उन्हें एंगेज किया अटैक करने के लिए, तो जो बैरेज आएगा मिसाइलों का तेहरान से उड़ के, उसका सामना भी फिर आपने करना है। हम नहीं करेंगे। हम नहीं, वो कर ही नहीं सकते, उनकी कैपेसिटी इश्यूज़ हैं। जहाँ इज़राइल नहीं कर सकता आयरन डूम, थॉड के होते हुए, तो सऊदी अरेबिया कैसे करेगा? तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को फिज़ल आउट करने में अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है कि मुज़ाकरात की तरफ चले जाएँ, अमेरिका को पुश किया है कि आप हमारी सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज़ ना करें अपने हालात मामलात को देखते हुए। इसीलिए आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, हेल्प इज़ कमिंग। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो कह रहे थे हेल्प आ रही है। इसी तरीके से 1971 में पाकिस्तानियों को भी कहा गया बांग्लादेश के ऊपर 6 फ्लीट जो बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय है, टॉक्स 24, वो भी वहाँ से चल पड़ा। लेकिन वो भी कभी नहीं आया और यहाँ कभी भी नहीं, ये चीज़ भी कभी नहीं हुई। तो वैसे ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट्स हो रहे थे, उसके अंदर इल्ज़ामात भी इज़राइल पर लग रहे थे और वो उस हवाले से मैं जानना चाहता हूँ कि वाक़ई उसके पीछे इज़राइल था, जो लोग मरवाए गए, क्या वाक़ई में इतनी तादाद में जो कहा जा रहा था, मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा था, हज़ारों की तादाद में लोग मरे हैं। उस हवाले से क्या तो इसमें कोई शक नहीं है, अभी तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने 2 दिन पहले खुद कंसीड किया, तस्लीम किया कि हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए हैं। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन का ये जानना भी ज़रूरी है, 109 तो पुलिस वाले वहाँ पे मरे हैं, उसके मतलब शहीद हुए हैं एक तरह से, अगर हम कहें दोनों साइड पे नो डाउट मुसलमान ही थे। लेकिन दूसरी तरफ 150 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस को टारगेट किया गया है, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया गया है, मसाजिद को टारगेट किया गया। अच्छा, मेरा पर्सनली लेवल के ऊपर इस ये बिलीव है कि वाक़ई इज़राइली एलिमेंट्स वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि जब जून में अटैक हुआ था, तो इज़राइली जो एजेंट्स थे, उन्होंने ईरान के अंदर से ड्रोन्स ऑपरेट कर लिए थे। इसका मतलब है वहाँ के ऊपर उन्हें ज़मीनी मदद तो हासिल थी, और अभी जितनी वहाँ पे हलाकतें हुई हैं, उसके अंदर ज़्यादातर लोगों को सर में ईंटें मार के मारा गया, उन्हें चाकू के वार से मारा गया और उन्हें गला दबा के मारा गया, ब्लेड से मारा गया। तो ये सारे टैक्टिक्स बताते हैं कि एक मोमेंटम क्रिएट करने के लिए हालात को उस नहज पे ले गए थे, क्योंकि नेतन्याहू पिछले 16 साल से कोशिश कर रहा है कि अमेरिका किसी तरीके से ईरान पे अटैक करे। आपको ये सारा पैटर्न समझना पड़ेगा। पहले इन्होंने 80 की दहाई के अंदर जो कुछ किया, हमें पता है कि सीरिया के अंदर अटैक किया, उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी डिसमेंटल की, सॉरी 2007 में की, उससे पहले इराक की डिसमेंटल की, और अब वो चाहते हैं यहाँ के ऊपर ईरान को उसका निशाना बनाया जाए। अमेरिका में एक सेंस प्रिवेल कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को इज़राइल के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन अभी लिया है वेट एंड सी का, इस पे भी इज़राइली जो है नाखुश है। उन्हें लगता है माहौल गर्म था, लोहा के ऊपर उस तरीके से अटैक कर देते। लेकिन मैं नाज़रीन को यहाँ पे बताऊँ, ये कोई जज़्बाती बात नहीं है। तकरीबन 79 से लेके अब तक 45 साल हो चुके हैं इस रजीम को। ये रजीम
अपने सर और अपने धड़ के बगैर कायम रहने के लिए बनाया गया है। ये सांस लेगा अगर सर नहीं भी होगा। अगर ये डिकैपिटेट करते हैं उसके बावजूद सिस्टम सर्वाइव करेगा, क्योंकि 3 टियर बनाई गई हैं। याद रखें, एक उनकी असेंबली है एक्सपर्ट्स की और दूसरा गार्डियन काउंसिल है। दोनों उसी आरानी इनकलाब पासरानी नहीं, वो आईआरजीसीसी जो है वो तो फौज है ना। मैं बात कर रहा हूँ वो जो ताकतवर उनकी जो काउंसिल और एक्सपर्ट्स हैं, जो शूरा टाइप जो शूरा टाइप आप कह सकते हैं, हाँ, एग्जैक्टली जो एक्सपर्ट्स की असेंबली है वो क्वेश कर सकती है नेशनल जो उनकी कौमी असेंबली की कोई करारदाद या कोई फैसले कानून साजी। और जो गार्डियन कौंसिल है वो मजबूत कौंसिल है जो मशवरे देती है आयतुल्ला अली खामनाई को। तो खामनाई साहब ने अपने बाद जो 3 टियर हैं उसके लिए नामजद पहले कर दिया। 86 उनकी एज, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो नो डाउट अगर उनके ऊपर इस तरीके का अटैक लॉन्च करते हैं तो वो जिस तरह अमेरिका कहता है वो कल्ट बन गए हुए हैं, अमेरिका उस कॉज को और सपोर्ट करेगा। और आज ईरान ने कैटेगोरिकली कह दिया है अगर उन पे अटैक किया गया तो ये वॉर डिक्लेयर हो गई है। तो 2000 से ज़्यादा स्टॉक पाइल है उनके पास, जो कि मिडल ईस्ट में किसी के पास इतना बड़ा वेपन उस तरह से नहीं। आईआरजीसीसी के 1.5 लाख आर्मी स्टैंडिंग आर्मी है। दूसरी तरफ बसीज जो उनका रजाकारों का ग्रुप है वो 3.5 लाख है। और आर्टिस्ट जो उनकी रेगुलर आर्मी है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पे इज़राइल की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखा 30 के करीब उनकी आर्मी के टॉप जनरल जून में मारे गए। लेकिन आप मुझे बताएं क्या ईरान ने रिटेलिएशन नहीं किया? इसके बावजूद कि उनकी 2-3 टियर मिट गई हैं, इसके और मुनज़्ज़म अटैक किया गया अमेरिका इज़राइल की तरफ से है, तो उसके बावजूद उन्होंने सस्टेन किया। तो मेरे ख़्याल में अमेरिका इस चीज़ को समझता है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। अगर वो अटैक करते भी हैं, तो मुझे बताएँ अटैक लॉन्च होगा तेहरान में, तेहरान तो बड़ा गुंजान आबाद है, वो तो अटैक करके मुज़ाहिरीन को ही मार देंगे। तो इतना आसान नहीं जिस तरीके से वो चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो उनका माशी ऑक्सीजन बंद कर रहे हैं जवाद। वो उन पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ 79 से लगी हुई हैं। दूसरा बड़ा दुनिया का मुल्क है जिस पे इकोनॉमिक सैंक्शंस का रजीम इम्पोज़ किया। अभी 200 से ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई गई हैं इस अपना मुज़ाहिरों के बाद से लेके अब। वहाँ पे लाइफ़ सेविंग ड्रग्स नहीं जवाद, बच्चा मर जाता है वहाँ पे, कीमोथेरेपी की दवाई नहीं है। 80% वहाँ के ऊपर ये जो इंसानी हकूक़ की बातें करता है वेस्ट नज़र आता है। वहाँ पे कीमोथेरेपी के लिए बच्चे जो हैं वो तड़प-तड़प के मर जाते हैं। वहाँ पे हीमोफीलिया के मरीज़ों के लिए दवाई नहीं। और कोई यूरोप की कंपनी ना दवाइयाँ फ़राहम करती है और कोई इंश्योरेंस कंपनी उन शिपमेंट्स की इंश्योरेंस करने को तैयार नहीं, डर के मारे कि हम पे पाबंदियाँ जो है लग जाएँगी। अब अगर ये आर्गुमेंट कोई दे तो फिर ईरान अपनी पॉलिसी से पीछे हट जाए, तो क्या हमने 1990 में प्रेसिडेंट अमेंडमेंट के बाद पीछे हटे? हमें नहीं पता था 98 में कि 28 मई को कि हम पे पाबंदियाँ लगेंगी, लेकिन कंट्री अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस तरह से बना देना ईरान को भी जिस तरीके से गज़ा की सूरत हाल है, तो हमें सोचना चाहिए कि अमेरिका डिक्टेट नहीं कर सकता कंट्रीज़ को। आप मुझे बताएँ सबसे ज़्यादा दुनिया में महफूज़ मुल्कों में अभी अगर हम बात करें तो क्या नॉर्थ कोरिया महफूज़ नहीं? है महफूज है। लेकिन वहाँ पे इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जाएँ और वो भी लोगों हैं उन्हें इवैक्यूएट करें। तो बहुत डोनाल्ड ट्रंप को तेहरान के लोगों से ज़्यादा मिनेपोलिस की फ़िक्र होनी चाहिए, उस खातून की जिसे आइस ने गोली मार के पॉइंट ब्लैंक से मारा है। एग्जैक्टली मेरे ख़्याल में अपने मुल्क में हुई उठी शोरश का ख़्याल करें और कराकस में जो वो हरकत करके आए हुए हैं, वहाँ पे जो कहते हैं मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, उसका ख़्याल करें। ईरानी बहुत दूर हैं। इसराइल के घर के जो नेतन्याहू है उसके घर के अंदर लोग घुसकर एहतजाज कर रहे हैं। 40,000 से ज्यादा लोग निकले जी, हैं। और उधर उधर जाएं। नेतन्याहू को सदारती माफ़ी नहीं मिली हुई है क्योंकि उसके ऊपर करप्शन के चार्जेज़ हैं। उसने अपनी ज़ात के लिए अपनी जिसे कहते हैं ना कि अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा ज़बह कर दिया, पूरे रीजन को उसने आग लगा रखी है। तो सऊदी अरेबिया अच्छी तरह समझता है, कतर को समझता है, इस सारे कज़िये के अंदर सुन्नी वर्ल्ड का स्टांस जो है, वो मेरे ख़्याल में बड़ा रीज़नेबल है। उन्हें समझ आ चुका है कि खित्ते में ईरान को डैमेज करने के बाद भी इज़राइल चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का जो एक उनका नैरेटिव है, वो मामलात को इससे भी कहीं आगे लेके चला जाएगा। इसीलिए वो लिबिया के अंदर, तुनीज़िया के अंदर और यहाँ पे सीरिया के अंदर क्या कर रहे हैं, कतर के साथ मिलके इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड कर रहे हैं। वहाँ पे पैसा पोर कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ के ऊपर। वैसे वैसे ये अमेरिका इस सब के बावजूद भी जिस तरीके से आपने बड़ा खूबसूरती से रोल एक्सप्लेन किया, सैंक्शंस के बाद इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ रही हैं, वहाँ पर मुजाहिरीन को मारने का जवाब बनाकर हमला करने की बातें की गई। लुक हू इज़ टॉकिंग, डोनाल्ड ट्रंप एग्जैक्टली इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बात कर रहे हैं। उन्हें कोई गरज नहीं है। अगर वो अभी देख लें हेल्प इज़ कमिंग, हेल्प हैज़न्ट कम येट, हेल्प तो नहीं आई, ना हमारे लिए आई थी, ना ईरानियों के लिए। और मैं आपको एक और बात बता दूँ यहाँ के ऊपर नाज़रीन के लिए, 1953 के अंदर
जमहूरी तरीके से वहाँ पे इलेक्ट होने वाले डॉक्टर मुसद्दिक को सीआईए बैक्ड कोवर्ट ऑपरेशन एजेक्स ऑपरेशन करके हटा दिया गया, क्योंकि मुसद्दिक कहते थे ये हमारा पेट्रोल है, हमारा तेल है, नेशनलाइज कर लिया था, जिसकी बरतानिया को बड़ी जो है अपना क्या कहते हैं गुस्सा था बिल्कुल। और उस चक्कर में उन्होंने सीआईए के साथ मिलकर रजीम को टॉपल कर दिया, 300 लोग वहाँ पे मार दिए। तो ये सारा ढकोसला है जमहूरियत के नाम के ऊपर है। कोई भी न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ेगा पढ़ेगा कोई बंदा भी है जो कि अपना डीकॉलोनियल लेंस से भी मामलात को देखे, तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका जो है इन हालात में पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एनीमोर। अच्छा, इससे पहले जो हम ग्रीनलैंड की बात कर रहे थे, ग्रीनलैंड पर मैं फिर से आना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि एक तो नेटो को भी खुद तोड़ने वाले हैं, तोड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यूरोप पर, यूरोपीय ममालिक पर जिस तरह आपने कहा 25% टैरिफ लगाने की बात की गई है, बिल्कुल। तो अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर यूरोप का अगला मूव क्या होगा? जैसे मैंने कहा उनके पास बिग बजूका बड़ा हथियार वही है जो हमने बात की एसीआई है, कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को जिसके तहत अमेरिका की अमेरिका तमाम पाबंदियां लगा देंगे। मुकम्मल पाबंदियां, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल में अगर यूरोप के ऊपर अटैक लॉन्च हो जाता है एक ऐसे वक्त में जब यूरोप स्ट्रेटेजिक एंजाइटी में, एक तरफ रशिया ने महाज खोला हुआ है, उन्हें खतरा है आपस में एक दूसरे के वही डेफिनेटली फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है, यूके के पास। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि बरतानिया जो है अब अपने तमाम शहरियों को फौजी ट्रेनिंग देने की तरह सोच रहा है कि वो अब यूरोप में फौजी ट्रेनिंग वो देंगे, क्योंकि हालात जिस तरफ जा रहे हैं उन्होंने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी अपनी वेपन इंडस्ट्री की तरफ है। तो डोनाल्ड ट्रंप के नीचे दुनिया सेफ उस तरीके से नहीं रह गई है। जैसे मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बज़ाहिर दुनिया को इंप्रेशन ये देते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दुनिया में इस तरीके के जंगी महाज खोले हैं। और बड़े अफसोस की बात है, ये वो बंदा है जो कि स्विंग स्टेट से मुसलमानों से ये कह के वोट ले लेता है कि आप मुझे इलेक्शन दो, मैं वोट दो, मैं जंगें ख़त्म करूँगा। और दूसरी तरफ हालात जो है मेरे ख्याल में अपने सामने है कि एक हमारा आम व्यूअर भी समझ सकता है और पूरे यूरोप का हर शहरी समझता है, वहाँ तासुर कायम हो चुका है कि अमेरिका एक काबिल एतमाद साथी नहीं है। अच्छा, वैसे अगर अमेरिका ऐसा कर लेता है सर, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपनी फौजों को उतार देता है, चूंकि बड़ी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है, चाइना का रिस्पॉन्स क्या होगा? व्हाट विल चाइना डू? मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि अमेरिका जो फोर्सेस उतारेगा, क्योंकि एक तो उसके पास लीगल जवाब है अब कि वो नेटो के तहत उतार के अपन बढ़ा ले और उसके बाद कुछ ऐसा करे, या फिर अटैक की सूरत जो दूसरी है मेरे ख्याल में वहां पर अपनी फौजें उतार देते फौजें उतार टेक ओवर कर ले पूरे के पूरे को डेफिनेटली। और जैसे मैंने कल 1000 लोग हैं। 57,000 लोग हैं, उनकी कैपेसिटी है, जिस तरीके का वेपन उनके पास है। तो मेरे ख्याल में ईरान एक आप कह लें लिटमस टेस्ट था, उसमें जो है चाइना नाकाम नज़र आता है। ग्रीनलैंड तो बहुत दूर की बात है। तो मेरा नहीं ख्याल ग्रीनलैंड के ऊपर सिर्फ उनकी आईब्रोज रोज हो और अपना वो राइज होंगी, और मैक्सिमम ये है कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है कोई मजम्मती बयान जारी कर दे। लेकिन ईरान, जैसे मैंने आपको कहा, एक लिटमस टेस्ट था। ईरान के वक्त जिस तरह का उनका अफसोसनाक स्टांस, अफसोसनाक नहीं मेरे ख्याल में, हम लेकिन मैं बताऊँ हम ना एक रियलिस्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसमें हर कंट्री अपने दोस्तियों से ज़्यादा अपने मफादात को तरजीह देता है। एक नफ्सा नफसी की सूरत हाल है। यूनाइटेड नेशन उस तरह से एक्टिव तो रह नहीं गया। लेकिन बैकएंड पे ये भी सुनने को आ रहा था कि ईरान को हथियार पहुंचा दिए गए हैं कुछ इस दौरान, चाइना की जानिब से कुछ मिसाइल्स, कुछ वहां पर कार्गो प्लेन्स चाइना के उतरे थे। नहीं, मेरे ख्याल में इसकी कंफर्मेशन उस तरीके से हो नहीं पाई है, क्योंकि अगर अमेरिका स्ट्राइक लॉन्च करता है, अटैक लॉन्च करता है, तो उसके लिए चाइना किस तरह किस नेचर का वेपन उनको प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसकी रेंज इसराइल तक है, उस तरह का। इसमें बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अपना मुझे लगता है वी नीड टू बी फिगर्ड आउट कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं है। नो डाउट हम पाकिस्तानी, हम हमारे जज्बात, हमारे दिल धड़कते हैं ईरानियों के साथ, और हम जब ईरान को तनहा देखते हैं तो हमारा दिल कर रहा है कि कोई कंट्री उसको उस तरह से साथ दे। लेकिन जिस दुनिया में मैं और आप इस वक्त मनूवर कर रहे हैं, वो दुनिया जो है हार्ड अपना क्या कहते हैं पावर को उस तरीके से देख रही है। रशिया का रिस्पॉन्स क्या होगा? रशिया रशिया भी मैंने आपको जैसे बताया ना, रशिया का रिस्पॉन्स जून में देख लें क्या था। आप बताएं, कुछ कोई उस तरह से नहीं था। जब उन पे बम्बार्डमेंट हो रही थी, रशिया मेरे ख्याल में मजम्मती बयानात से 1 इंच आगे नहीं गया। अभी की सूरत हाल में देख लें, हज़ारों हलाकतें हो चुकी हुई थी, अमेरिका थ्रेट कर रहा था बार-बार, उसके बावजूद हमने रशिया और चाइना की तरफ से ड्रैगन भी खामोश था, और जो पोलर बियर है, वो भी बिल्कुल उसका भी जज़्बात जो थे वो सर थे उस लिहाज से। तो मेरे ख्याल में रेटरिक, लिप सर्विस या डिनर क्लब जो हैं जिसमें ये गुफ्तगू वगैरह, इससे मामलात आगे जा चुके हुए हैं। अच्छा, वैसे मैं ये चीज समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अमेरिका नेटो का एक पार्ट है,
डेनमार्क के अंदर जितने मर्जी अड्डे बनाना चाहे वो बना सकते हैं, ग्रीनलैंड के अंदर जितने मर्जी अड्डे बनाना चाहता है वो बना सकते हैं, लेकिन फिर ये पैसे क्यों ऑफर कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पैटर्न पहले भी तो हमने देखा है ना, पहले 400 दूर ने कहा, फिर उन्होंने रियासतें खरीदी हैं, लेकिन मैं उन हालात वज़ीर मैं वही कह रहा हूँ उस वक़्त तो कानूनी माहदे हुए कंसेंट के साथ, वो म्यूचुअल कंसेंट है। लेकिन अभी के डायनामिक्स में जैसे मैंने कहा ना रेयर अर्थ मिनरल, डोनाल्ड ट्रम्प बड़े ऑब्सेस्ड हैं मादनियात के साथ है। वो पाकिस्तान में पसनी के इलाके में हों, वो यूक्रेन के अंदर हों, वो ग्रीनलैंड में हो तेल मिले, अपना निकल मिले, वहाँ के ऊपर यूरेनियम मिले, कहीं पे है। उन्हें लगता है कि फ्यूचर के अंदर जितनी एआई है, टेक्नोलॉजी है, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, इसमें आप कह लें कि चिप्स हैं, उसके लिए वो सारा स्टफ़ यहाँ पे पड़ा है। तो अगले कई सौ साल जो हैं, उसको मैनेज करने के लिए हमें इन पे कंट्रोल हासिल करना है। जिसके चक्कर में उन्होंने डील की, आपको पता है यूक्रेन के साथ, आपको पता है, यूक्रेन के साथ भी यही डील है अर्थ मिनरल्स की। रशिया उन्हें ये ऑफ़र कर चुका है, पाकिस्तान ऑफ़र कर चुका हुआ है। इसी तरीके से अभी जो ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो अगर सिक्योरिटी का सिर्फ़ मसला होता, तो उनके तो वहाँ के ऊपर पहले से बेसिस कायम है। तो मेरे ख़्याल में मिनरल जो है रेयर रेयर अर्थ जो अपना मेटल्स है वो, और दूसरा जो है जैसे वो आइस मेल्टिंग के बाद बहरी गुज़रगाहें हैं, वो चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक वाटरवेज़ जो हैं, उस पे उनका हर सूरत में कंट्रोल हो। अलास्का भी बड़ा खिलाफ हो गया डोनाल्ड ट्रम्प। जी, जी, अलास्का की मेयर जो हैं, अमेरिका का साइड पे जो मेयर हैं, वो साथ दे रही हैं किसका? डेनमार्क का। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्हें कोई परवाह नहीं, वो कहते हैं मुझे इंटरनेशनल लॉ की परवाह नहीं। आप देखें रिपब्लिकन 5 सेनेटर ने अपर हाउस के अंदर उनके खिलाफ वोट दिया कि इनकी पावर सीज की जाए। ये तो किसी मुल्क पे चढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो डोनाल्ड ट्रम्प को इजाजत देता है कि वो अपनी फोर्सेस किसी मुल्क में उतार सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जंग जो है उसका आगाज या उसके ऑर्डर जो है वो कांग्रेस देगा। अमेरिकन मोस्टली सुदूर बराक ओबामा का भी यही तनाज़ा था। वो उन्हें लगता था ये हमारी पावर्स के अंदर इंटरवेंशन है। हम कांग्रेस से क्यों पूछें? हमारे ये इस्तेहकाक है कि हम किसी मुल्क के अंदर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम एक ऐसा हुआ जब इन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी को टारगेट किया, अगर आपको याद हो इराक में ट्रैवल करते हुए, तो कांग्रेस ने इनकी पावर्स को सीज़ कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि मामलात एस्केलेशन की तरफ जाएँगे तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में जो सेनेट है इस वक़्त, अगर दुनिया में डोनाल्ड ट्रम्प का कोई हाथ रोक सकता है, तो वो कांग्रेस है। वो कांग्रेस का अपर हाउस सेनेट है, 100 अपना अरकान पे मुश्तमिल, जिसके अंदर इन्हें थिन मेजॉरिटी हासिल है। अगर वहाँ से आवाज़ उठती है, जो कि अभी जिसकी बातें हो रही हैं, तो मेरे ख़्याल में वो सिर्फ़ ब्लॉक कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प को इस तरह के मज़ीद एडवेंचर से। और डोनाल्ड ट्रम्प का जो नाकाबिल शिकस्त होने का एहसास है, वो तो बहुत बढ़ गया। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं टीवी चैनल देख रहा हूँ, कराकस से बंदा उठा लेते हैं, वो है गज़ा पीस जो अपना बोर्ड है, अपनी मर्ज़ी का तय कर लेते हैं, बिल्कुल है। इंडिया में 50% टैक्स लगा देते हैं उस तरीके से। और अभी देखें, मैं आपको बताऊँ, वहाँ से मुआहिदे करें। हाँ, हम भी जो ये हनीमून पीरियड जो रोमांटिसिज़्म हमारा भी चल रहा है उनके साथ, ये काबिल भरोसा इंसान ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रम्प है। टेम्पररी है। टेम्परेरी है, क्या उन्होंने 75 मुल्कों में पाकिस्तान शामिल नहीं जिस पे वीज़ा प्रोसेस बंद कर दिए हैं? बिल्कुल। तो फिर? तो मेरे ख्याल में हमें बड़ा स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में ये बात इस्लामाबाद के एंड पे काफ़ी हद तक वाज़ेह है। इसीलिए इसहाक डार ने कैटेगोरिकली कह दिया, हम गज़ा की स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स का पार्ट उस सूरत में नहीं बनेंगे कि वो हमास को डिसआर्म करेगी। और हम डोनाल्ड ट्रम्प तो चाहते हैं कि डिसआर्म करें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया कि हम किसी सूरत में अपनी फ़ौजें नहीं उतारेंगी कि वो हमास के आमने-सामने खड़े। एक प्रोपेगेंडा भी बड़ा फैलाया जा रहा था कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी फ़ौज को वो फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंज़ीम हमास को ख़त्म करने के लिए उनके खिलाफ इस्तेमाल। जी, जी, वो डेफ़िनेटली वो हमें भारत की तरफ से बड़ा कह रहे थे कि अब उनको मार देंगे पाकिस्तानी। ये एक डबल फेस स्टैंडर्ड्स जो है पाकिस्तानी फ़ौज के साथ वो एसोसिएट करने की कोशिश जी, जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली है। यही कुछ वो उधर बांग्लादेश में भी कर रहे हैं, शोरश भी कर है, रहे थे। और हमारे यहाँ भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी रियासत में कैटेगोरिकली ये चीज़ बता दी कि ऐसा कुछ कोई इसकी अमली सूरत नहीं है। हम उसी सूरत में जाएँगे जब पीस कीपिंग मिशन के तौर पे हमें वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। एक इस्लामिक नेटो का वजूद हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी ये डिबेट हम देख रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी का पैक्ट हुआ, तुर्की उसमें शामिल होना चाहता है, ईरान शामिल होना चाहता है, बांग्लादेश शामिल हो। इसमें नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ से कनेक्शंस अगर मिल रहे हैं तो उधर से नेटो खत्म हो गई, इधर से इस्लामिक नेटो एक असल में जो कतर का अटैक है उसने काफ़ी हद तक चौकन्ना किया मुस्लिम वर्ल्ड को। उन्हें थोड़ा-सा जो है ना, आप कह लें स्ट्रैटेजिक रियलाइज़ेशन हुई है कि अमेरिका पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो टू मच है। और इसलिए सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के जो आप कह लें कि हमारे एसेट्स हैं, उनके ऊपर रिलाय करता है। वो जो हमने मुआहदा उनके साथ किया वो एक अलग है। सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान का वो एक अलग है।
$4 बिलियन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हम लिबिया के हफ्तार की जो आर्मी है उनके साथ कर रहे हैं। इसी तरह सूडान को $1.5 बिलियन के वो हम जहाज़ भी जिसमें हमारे अपना JF-17 थंडर दे रहे हैं, बिल्कुल है। आज़रबाईजान को हमने दिया है, म्यांमार को हमने दिए हुए हैं। उसके अलावा नाइजीरिया के पास हमारे ये JF-17 थंडर है, क्योंकि ये लाइट वेट है, ऑल वेदर के अंदर मल्टी रोल प्ले करता है। ये जासूसी भी कर सकता है, बैटल ग्राउंड के ऊपर भी इंगेज उसे हम कर सकते हैं। फिर मेंटेनेंस इसकी बड़ी सस्ती है, प्रूवन भी है, बिल्कुल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बिल्कुल है। तो मेरे ख्याल में इस सारे सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान का आप कह लें जो स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी बढ़ी है हमारी, और हमारा स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से इंडिया जो है हमने देखा कि अभी भी जो है वो लफ्ज़ों की हद तक ही हैं, क्योंकि हमने बैटल ग्राउंड के अंदर साबित कर दिया। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट यहाँ के ऊपर ये है कि चाइना ने ईरान का साथ तो नहीं दिया, वेनेजुएला का दिन नहीं दिया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वो बिल्कुल बाय स्टैंडर्ड नहीं थे। वो मुकम्मल तौर पे इज़हार यकजहती का उन्होंने सबूत दिया, हर लिहाज से जिस तरीके से जनाब पॉसिबल था। और पाकिस्तान नो डाउट उनका मोर्चा है, और हमने साबित किया कि दुनिया को कि जो परसेप्शन बनी हुई है उसको दोबारा से रिविज़िट करें। ये मॉन्स्टर जो है, ये हेजमन जो है, ये खित्ते में इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमारी सालमियत पे, हमारी सॉवरेनिटी पे बात आएगी तो हम उसको उसी तरीके से जवाब देंगे, उसकी उसी टोन के अंदर देंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान चौकन्ना है। अगर ये मुस्लिम अलायंस बन गई, व्हाट डू यू थिंक मिडिल ईस्ट के अंदर कोई बेहतरी आ सकती है फिर? मेरे ख्याल में और if इजराइल वो ग्रेटर इजराइल के तहत डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान अलायंसेस बना रहे हैं, तो इफ अ मुस्लिम ब्लॉक अपीयर्स और इमर्जेस, जी, जी, मैं जैसे आपको कहा ना कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है मैक्सिमम ओआईसी के अंदर वो फ़ौरन बैठ जाते थे और कंडेमनेशन की एक मुश्तरका एलामिया जारी कर देते थे। लेकिन अब की सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। ये जिस तरीके से 2-3 साल से हम देख रहे हैं गज़ा को लेके है, तो मुस्लिम लीडरशिप इस चीज़ को मेरे ख़्याल में एटलीस्ट वो सेंस करते हैं कि हमें आपस के अंदर जो ताल्लुकात हैं उनको, अब उनके अंदर दफ़ाई सलाहियत जो है उसको बुरुए कार लाना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ दुनिया में 2 ही मुस्लिम दुनिया की आर्मी है जो स्ट्रॉन्ग है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। पहली आर्मी पाकिस्तान की, जो कि ब्रिटिश अपना डिसेंडेंट्स हैं। हमने पूरा सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी इसी खित्ते के लोग इन्वॉल्व थे। उसके बाद जंगों की तारीख है, अर्बन वॉरफेयर हमने, ये जब टेररिज्म था उसके अंदर भी, और दूसरी टर्की की, वो भी ऑटोमन एम्पायर के डिसेंडेंट्स हैं। तो ये 2 ताकतवर आर्मीज़ हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर कुछ ऐसा इत्तेहाद बनता है, अगर कोई सूरत इसकी अमली तौर पे नज़र आई, तो उसमें नो डाउट पाकिस्तान का रोल जो है वो कलीदी होगा। चलिए हम सर उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ऐसी कोई अलायंस बने और मजलूम की हिमायत फिर हो, और मजलूम के लिए न सिर्फ जो है वो कंडेमनेशन हो, बल्कि उनके लिए प्रैक्टिकल एक्शंस भी लिए जाएं, ताकि ये जुल्म का, इस इंतहा पसंदी का इख्तिताम हो सके। इसी गुड नोट के साथ सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से जो है वक्त दिया, और हमारे भी डाउट्स क्लियर किए और हमारी ऑडियंस के भी डाउट्स क्लियर किए। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कैसा लगा हमारा आपको आज का पॉडकास्ट, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह आप में के बाद।